हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन को निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ तथा इसे प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा सोहन सिंह भाकना। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के बाद सोहन सिंह भाकना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। दूसरा है, युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमत स्थिर रही। तीसरा है, जबरन भर्ती की प्रक्रिया द्वारा भारतीय सिपाहियों को सेना में भर्ती किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिससे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसके अंतर्गत सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर लगाया गया। युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण आम जन के लिए रहन सहन के ढंग में कठिनाई उत्पन्न हो गई, क्योंकि आयात निर्यात बहुत कम हो गया था। सैनिकों की आपूर्ति के लिए जबरन भर्ती प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से भारतीय सिपाहियों को सेना में भर्ती किया गया। उन्नीस 19 तथा 1920 से 21 के दौरान देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। अकाल एवं महामारी के कारण लाखों लोग अकाल मौत के शिकार हुए। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह डैश है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सक्रिय प्रतिरोध। महात्मा गांधी ने कहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण के नील मजदूरों की समस्या की जांच के लिए गांधी जी को चंपारण जाने के लिए किसने राजी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले में किसान लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1917 में। अगला प्रश्न है, 1918 में गांधी जी ने डैश का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिल मजदूरों। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नील की। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1918 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? पहला है जेबी कृपलानी, दूसरा है बाबू राजेंद्र प्रसाद और तीसरा है बाबू ब्रज किशोर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ने। महात्मा गांधी के शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आया। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और बाबू ब्रज किशोर प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विचारण के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार। गांधी जी ने 1919 में पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉलेट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और आते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस नरसंहार की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर अंग्रेजों पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एक प्रेरणा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जलियांवाला बाग के अत्याचार। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हंटर आयोग। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, एक गांधीवादी के रूप में यदि आप सत्याग्रह के विचार का अभ्यास करते हैं तो आप इस पर जोर देंगे। पहला है आक्रामक होकर लड़ाइयाँ जीतना, दूसरा है जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को अपील करना, तीसरा है निष्क्रिय रूप से विरोध करें और उत्पीड़क को गहन गतिविधि में संलग्न करने के लिए राजी करें, चौथा है सत्य की शक्ति और प्रतिशोध की मांग करके सत्य की खोज करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा। गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप सत्याग्रह का तात्पर्य सत्य के पक्ष में अटल रहते हुए शोषण एवं अत्याचार का अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार है। एक गांधीवादी कष्टों को सहते हुए शोषण करने वाले के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है। गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह का उद्देश्य धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर अहिंसात्मक एवं उचित तरीके से सत्य को प्रकट करना, भूलों को सुधारना और भूल करने वालों का हृदय परिवर्तन करना है। वस्तुतः सत्याग्रह अहिंसा जैसे नैतिक साधन से शोषकों की अंतरात्मा को अपील करने का सरल एवं सक्रिय प्रयास है। महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी तथा बाद में गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की भी रचना की। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इस पुस्तक के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की थी। ये एक ट्रेड यूनियनवादी थे जिन्होंने अवध के किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने दिशा निर्देश दिया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व का बढ़ाने के खिलाफ था। वह बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया। ये कथन असत्य है। इस सम्मेलन में इंदु लाल याग्निक द्वारा संपादित किसान घोषणा पत्र एवं एक सामयिक बुलेटिन जारी करने का फैसला किया। ये सही है। इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद और एन.जी. रंगा को क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव पद का चयन किया गया। ये सही है। और इसकी स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 में की गई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। इस सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती व प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा थे। इसके पहले असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व किए थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में ही जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। प्रथम किसान सभा के अधिवेशन से गांधी जी का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथ सिंह, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। 1919 ईस्वी में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की संगठित कार्यवाही की गई। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। फिजी से लौटे बाबा रामचंद्र ने भी किसानों को संगठित करना शुरू किया तथा जवाहरलाल नेहरू से मिले एवं किसानों के बीच भ्रमण शुरू किया, जबकि रामनाथ सिंह यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं थे। इसी प्रकार बिहार में किसान सभा आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन कमीशन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। इसने उत्तरदायी शासन तथा भारत में एक संघ की स्थापना पर अपना सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, किसने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया। गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक की शुरुआती समय औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठनों के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण दशक था। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोई भी विकल्प सही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने अधिक मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस तथा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग
चेंबर्स परिसंघ का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में अन्य उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से मना कर दिया। अधिकांश व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां व्यवसाय पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और उनका व्यापार बढ़ सकेगा। इस प्रकार कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसमें राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर 1929। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और इसी के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित किया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस समझौते के तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन है, बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गया। 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोहों के अलावा 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए। सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह हुआ। कारण है, ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे किंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता। बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गया। 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोहों के अलावा 40 से अधिक होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे किंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। भारत माता छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचनाकार थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में राष्ट्रवाद पर चिंताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्राथमिक स्रोत माना जाता है? पहला है अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग भारत माता। दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ। तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी का स्वराज झंडा और चौथा है सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र उन चरमपंथियों के अग्रदूत थे जिन्हें नरमपंथियों की नीति में कोई विश्वास नहीं था। बंकिम चंद्र के बारे में क्या गलत है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक संयुक्त भारत की कल्पना की, जिन्होंने बुराई को नष्ट करने के बाद धर्म राज्य की स्थापना की। ये कथन गलत है। वह महाभारत की ओर मुड़ गए क्योंकि राम मोहन एक बार फिर भगवत गीता से उपनिषदों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। ये सही है। आतंकवादी राष्ट्रवादियों ने धर्म राज्य पर बंकिम के जोर से अपना संकेत लिया। उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करने के लिए आनंद मठ की रचना की। ये सही है। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया तथा आतंकवादी राष्ट्रवादियों ने धर्म राज्य पर बंकिम के जोर से अपना संकेत लिया। बंकिम चंद्र महाभारत की ओर मुड़ गए क्योंकि राम मोहन ने भगवत गीता से उपनिषदों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।